हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर माइनर पेपर 8 हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी क्वेश्चन होने वाला है वो पूरा हम करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी का क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना तथा क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट आपको लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि न्यायिक अंग का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी संस्था जो कानून से जुड़े मामलों को देखती है और विवादों का कानूनी समाधान करती है। ठीक है, मतलब ऐसी संस्था जो कानून से जुड़ी हुई जितनी भी मामला होती है उसको देखती है और जो भी विवाद होता है कानून से रिलेटेड उसका समाधान करती है। ठीक, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कानूनी विवादों पर फैसला करता है, वैसे ही ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ICJ क्या करता है कि देशों के बीच कानूनी विवादों को देखता है, संभालता है, इसका समाधान निकालता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर दो देशों के बीच सीमा या फिर समुद्री क्षेत्र को लेकर के कानूनी विवाद अगर हो जाए तो ये मामला चला जाता है आपका ICJ में, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मामला जाता है और वहाँ पे ये मामला को देखा जाता है, समझा जाता है और फिर इससे रिलेटेड कोई कानून बनाया जाता है और इसका समाधान निकाला जाता है। अब अगला है, इसकी स्थापना 1945, ठीक है, 1945 में हुई और इसका काम करने का जो कार्य शुरू हुआ था ये हुआ 1946 में। तो इसका मतलब है कि ICJ की नींव 1945 में रखी गई, लेकिन उसने अपना वास्तविक काम 1946 में शुरू किया। स्थापना हुई 45 में और काम करना शुरू करता है 46 में। जैसे किसी स्कूल की बिल्डिंग 2025 में बन करके तैयार हो जाए, लेकिन उसमें पढ़ाई 2026 में शुरू हो, तो हम इसको कहेंगे कि 2025 में स्थापना हुई और 2026 में काम शुरू हुआ। अब अगला पॉइंट है, इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। मुख्यालय का मतलब होता है कि वह मुख्य स्थान जहाँ कोई संस्था स्थित होती है। ठीक है, स्थित होती है जहाँ से उसका प्रमुख काम संचालित होता है, मतलब उसका जो मेन काम होता है वहीं से सारा काम वहीं से होता है। तो सारा काम इसका कहाँ से होता है, वो होता है हेग से। हेग, तो ICJ का मुख्यालय हेग नामक शहर में है। तो हेग नामक शहर में ये मुख्यालय है और ये शहर नीदरलैंड में स्थित है। हेग कहाँ है, वो है नीदरलैंड में। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ICJ क्या होता है, ठीक है, कब ये बना, कब काम शुरू हुआ, उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है। हेग कहाँ है, वो है नीदरलैंड में। तो काम इसकी स्थापना 45 में होती है और 46 में काम शुरू होता है। ICJ क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो कि कानून से रिलेटेड मामलों को देखता है और ये UN यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है, इम्पोर्टेंट अंग है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था संरचना के बारे में, आपको लिखने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको इसमें लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका मतलब है कि ICJ में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 होते हैं, यानी 15 जज होते हैं उसमें। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि 15 न्यायाधीश करते क्या हैं। इतने सारे जज हैं, वो भी एक जगह पे इतने सारे जज। ठीक है, 15 जज हैं। आप सोचिए कि 15 जजेस हैं, एक ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 होते हैं। तो 15 होते हैं तो ये करते क्या होंगे, तो जैसे भारत की अदालत में जज कानून को देख करके किसी मामलों का फैसला करते हैं, वैसे ही ICJ के ये जो 15 न्यायाधीश हैं, तो ये 15 जज अंतर्राष्ट्रीय कानून को देख करके
देश के बीच होने वाले कानूनी विवादों पर फैसला करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि ये कोई देश है, ठीक, और ये भी मान लीजिए कि यहाँ पे एक देश और है, इसका नाम हम रखते हैं ए और इसका नाम हम रखते हैं बी, ठीक। तो देश ए, ये जो देश ए है, ये कहता है कि ये समुद्री क्षेत्र हमारा है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, ये समुद्री क्षेत्र है मान लेते हैं, ठीक। तो ये कहता है कि ये समुद्री क्षेत्र हमारा है। तो अब देश बी क्या कहता है? देश बी कहता है कि नहीं, ये क्षेत्र हमारा है। तो अगर मामला आईसीजे के सामने आता है तो आईसीजे के न्यायाधीश दोनों देशों की दलील सुनेंगे, यानी दोनों देशों की बात सुनेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून देखेंगे, फिर पुराने नियम और समझौतों को भी देखेंगे और फिर कानून के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो इस काम के लिए आईसीजे में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो यही सब मामलों को सुलझाने के लिए जो होते हैं आईसीजे में क्या होता है कि 15 जजेस होते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि 15 न्यायाधीश का मतलब ये नहीं है कि 15 अलग अलग अदालत होगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 15 अलग अलग अदालत नहीं होती है, एक ही आईसीजे है, उसमें 15 न्यायाधीश सदस्य के रूप में काम करते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये पूरा ऐसे करके मान लेते हैं कि ये क्या है, आईसीजे है, ठीक। इसमें 15 जो जज होंगे, ये सब 15 जज इसी में काम करते हैं मेंबर के रूप में। ये सब मिल करके कानूनी विवादों को सुलझाते हैं, कानून से रिलेटेड मामला को समझाते हैं। तो 15 होते हैं ये लोग, एक ही के अंदर 15 होते हैं, अलग अलग कोर्ट नहीं होता है, ठीक। तो आईसीजे एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, ऐसा आपको मान लेना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अदालत है और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी 15 जजेस होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर देशों के कानूनी विवादों का निर्णय करते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी हम तुरंत पढ़ें कि 15 न्यायाधीश होते हैं, तो इसमें स्वाभाविक सा सवाल आता है कि 15 न्यायाधीशों को चुनेगा कौन, ठीक। तो इन न्यायाधीशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी इंग्लिश में बोले तो यूएन जनरल असेंबली, ठीक। सुरक्षा परिषद का मतलब होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये दोनों मिलकर के इन 15 न्यायाधीशों को चुनते हैं। तो पहले इसको समझना है। हाँ, तो जनरल असेंबली की पहले हम बात करेंगे। तो ये जो है ये यूएन की एक बड़ी संस्था है जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। तो सदस्य देश के प्रतिनिधि इसमें होते हैं और ये यूएन का क्या है, यूएन की एक बड़ी संस्था है। अब हम बात करेंगे सुरक्षा परिषद की, यानी सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में बोलेंगे सिक्योरिटी काउंसिल। तो यह यूएन की महत्वपूर्ण संस्था है जिसका मुख्य काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति लाना और सुरक्षा से जुड़ी मामलों को देखना। तो ये सब काम इसका होता है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आईसीजे में एक न्यायाधीश का पद खाली हुआ, ठीक है। तो एक सीट खाली हुआ, एक जज मतलब वहाँ पे नहीं है, तो एक जज का जो पोस्ट है मान लेते हैं खाली है, ठीक। तो अब किसी योग्य व्यक्ति को उस पद पर चुनना है, उस पद पर बैठाना है। तो केवल महासभा अकेले फैसला नहीं करती है और केवल सुरक्षा परिषद अकेले फैसला नहीं करती है। ये दोनों अकेले फैसला नहीं लेते हैं, बल्कि दोनों अलग अलग मतदान करके उम्मीदवार का चुनाव करती है, ठीक है। यानी न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में आवश्यक बहुमत प्राप्त करना होता है। तो दोनों में बहुमत आएगा, उसके बाद ही न्यायाधीश को वो पोस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दोनों में बहुमत चाहिए होता है। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यानी प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अब हम मान लेते हैं कि भारत से एक योग्य व्यक्ति आईसीजे का न्यायाधीश चुना गया, ठीक है। आईसीजे का न्यायाधीश चुना गया, तो अब वो आईसीजे में बैठ करके क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखेगा और सुलझाएगा, ठीक।
तो इसका मतलब जो यहाँ लिखा गया है कि 9 वर्ष का होता है, इसका मतलब है कि जब वो व्यक्ति न्यायाधीश चुना गया तो वो सिर्फ 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए नहीं चुना गया है, बल्कि 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यानी वो 9 साल तक वहाँ काम करेगा न्यायाधीश के रूप में। फॉर एग्जाम्पल लेके मान लेते हैं कि वो 2026 में चुना गया, ठीक, तो उसका सामान्य जो कार्यकाल होगा वो हो जाएगा 2026 से लेकर के 2035 तक वो वहाँ पे न्यायाधीश के रूप में काम करेगा, यानी जजेस के रूप में काम करेगा। तो 2035 में जाकर के उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि न्यायाधीश को लंबे समय तक काम करने का मौका मिलता है और वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को अच्छी तरह से समझ सकता है, ठीक। तो अब सवाल आता है पॉइंट नंबर 4, न्यायाधीश दोबारा भी चुने जा सकते हैं। तो ये भी सवाल आता है कि अब मान लीजिए कि हमारे उदाहरण वाले न्यायाधीश का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, जैसे कि अभी हम बताएं कि एक चुना गया, तो उसका कार्य वो 2026 में अगर उसको 2026 में अगर वो चुना जाता है तो 2035 तक वो काम करेगा, ठीक। तो ये 9 साल का उसका कार्यकाल हो गया। तो क्या वो हमेशा के लिए आईसीजे से बाहर हो जाएगा? यानी 2035 में उसका कार्यकाल समाप्त होता है तो क्या उसको हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर वो फिर से योग्य है और चुनाव में अगर वो चुना जाता है, फिर से योग्य व्यक्ति है, अगर वो चुना जाएगा तो वह दोबारा न्यायाधीश बन सकता है। यानी पहला जो वो कार्यकाल उसका हो जाएगा, उसका पहला कार्यकाल वो तो 9 साल तक वो काम वहाँ तक कर चुका है, फिर चुनाव होता है और फिर अगर वो दोबारा चुना जाता है तो फिर वो 9 साल के लिए काम करेगा, यानी टोटल वो 18 साल तक काम किया, ठीक। जैसे किसी कॉलेज में कोई शिक्षक 9 साल तक काम करता है और कार्यकाल पूरा होने के बाद रिटायर कर दिया जाता है, तो अगर नियम के अनुसार उसे फिर से नियुक्त किया जाता है, यानी अगर वो फिर से चुना जाता है तो वह दोबारा वहाँ पे काम कर सकता है। इसी को हम कहते हैं री इलेक्टेड होता है, यानी पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। तो दोबारा भी न्यायाधीश बन सकता है एक व्यक्ति। अगला है, एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आईसीजे में भारत से एक न्यायाधीश पहले से मौजूद है, ठीक। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि मान लेते ये आईसीजे है, ठीक। इसमें क्या है कि भारत के एक जज पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ पे जो एक जज है वो कहाँ के हैं? वो है भारत के, ठीक। तो अब अगर भारत से दूसरा व्यक्ति, मान लेते भारत से ही कोई एक और व्यक्ति है, ठीक, एक और व्यक्ति है जो कि भारत का ही है, तो आईसीजे का न्यायाधीश बनने के लिए उम्मीदवार है जो कि भारत का ही है, तो उसे उसी समय दूसरा भारतीय न्यायाधीश बनाकर नहीं चुना जा सकता है। आईसीजे में पहले से ही एक न्यायाधीश है जो कि भारत का है, अब दूसरा कोई व्यक्ति अगर चाहता है बनना तो उसको फिर से मतलब कि आईसीजे में नहीं डाला जा सकता है न्यायाधीश बना करके, क्योंकि एक टाइम में कोई एक ही देश से एक ही जज वहाँ पे बन सकता है। क्योंकि आईसीजे में अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व और विविधता बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए सिर्फ एक देश से सिर्फ एक ही जज आईसीजे में जाएगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि आईसीजे में भारत का एक है न्यायाधीश, जापान का एक है, ठीक है, फ्रांस का एक है, ब्राज़ील का एक है, तो एक ही जाएगा। एक देश से सिर्फ एक ही जज आईसीजे में बैठते हैं, ठीक। एक ही देश के 2 जज वहाँ पे नहीं होंगे, बल्कि एक देश के एक ही होते हैं। तो भारत से भी एक ही जाता है। अगर कोई कहता है कि भारत से 2 न्यायाधीश जा सकते हैं क्या, तो वो हो जाएगा गलत। वहाँ पे 2 न्यायाधीश नहीं रहते हैं, भारत से एक ही रहते हैं, 2 नहीं बनाया जाता है। यानी एक समय में एक देश का अधिकतम एक ही न्यायाधीश हो सकता है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, न्यायालय अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। इसका कहने का मतलब है कि आईसीजे के 15 न्यायाधीश में से एक न्यायाधीश को अध्यक्ष और एक न्यायाधीश को उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि आपकी कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में। तो इन 15 विद्यार्थियों में से शिक्षक कहता है कि आप लोगों में से एक को
क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा तो एक को असिस्टेंट मॉनिटर बनाया जाएगा। तो 15 स्टूडेंट्स में से एक को बनाया जाता है मॉनिटर और एक को बनाया जाता है असिस्टेंट मॉनिटर। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से ICJ में होता है कि 15 जो जजेज होते हैं वहाँ पे, तो 15 जजेस में से एक को बनाया जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी अध्यक्ष, और एक को बनाया जाता है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष का काम क्या होता है? अध्यक्ष न्यायालय की कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से चलाने और उसकी अध्यक्षता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उपाध्यक्ष का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि उपाध्यक्ष जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष के कार्यों में सहायता करता है, इनके कार्य में ये सहायता करता है। ठीक, और कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष की जगह कार्य भी कर सकता है, यानी ये जो है इसके जगह पर कार्य भी कर सकते हैं कुछ मामलों में। ठीक, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनका जो कार्यकाल होता है, समय करने का जो कार्य फिक्स किया जाता है टेन्योर, वो हो जाता है 3 वर्ष का यानी 3 साल का। जजेस का तो 9 साल का है, लेकिन इनका हो जाता है 3 साल का। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय कानून को जानकर और निष्पक्ष होते हैं, यानी ICJ में कोई ऐसा व्यक्ति जज बन जाए जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी ही न हो तो वह देश के विवाद का फैसला कैसे करेगा। तो इसीलिए न्यायाधीशों में कानून की अच्छी जानकारी और अनुभव होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत और मान लेते हैं कि कोई और देश है जिसका नाम है देश B नाम रखते, एक है आपका भारत यानी I से इंडिया, और एक देश है मान लेते हैं B से कोई और देश मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 देश है यहाँ पर, तो दोनों देश के बीच सीमा का विवाद हो रहा है। तो अब ICJ के जज को यह पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है और देशों के अधिकार क्या है और संधियों का क्या महत्व होता है और पुराने अंतर्राष्ट्रीय नियम भी क्या कहते हैं। तो ये सब कानून जजों को पता होना चाहिए, तभी तो इन दोनों के बीचों का मामला को सुनेंगे, वो समझाएंगे और इस मामला को यहाँ पे ख़त्म कर पाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को समझ करके ही वह फैसला कर पाएगा। इसीलिए न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार होने चाहिए, उनको जानकारी होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जानकारी उनके पास होना चाहिए। लेकिन सिर्फ कानून जानना ही काफ़ी नहीं होता है, तो उन्हें निष्पक्ष भी होना चाहिए। निष्पक्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा कि किसी एक पक्ष का बिना कारण पक्ष नहीं लेना है। उदाहरण के लिए कि अगर भारत और कोई देश B है, इसके बीच अगर विवाद हो रहा है तो जज को सिर्फ इसीलिए भारत के पक्ष में फैसला नहीं करना चाहिए कि वो भारत से है, ठीक है, बल्कि उन्हें देखना चाहिए कि कानून किसके पक्ष में है और उसी के आधार पर फैसला देना चाहिए। ठीक है, वो भारत के हैं इसीलिए फैसला नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि कानून के नज़रिए में क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद ही उनको फैसला सुनाना चाहिए। तो ये हो गया, पूरा कंपोजिशन हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी अदालत को किस प्रकार के मामलों को सुनने और उस पर फैसला देने का अधिकार है। ठीक है, तो क्या क्या अधिकार है वो आपको देखना है। तो पहला है देशों के बीच होने वाले कानूनी विवादों का समाधान करता है। इसका कहने का मतलब है कि ICJ का मुख्य काम एक देश और दूसरे देश के बीच कानूनी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर सुलझाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि एक देश है और एक देश और है, ठीक है, तो 2 देश हैं, तो दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा को लेकर के विवाद हो गया। ठीक, तो देश ये कहता है कि समुद्र का ये हिस्सा हमारे अधिकार में है और ये कहता है कि नहीं, ये हिस्सा हमारे अधिकार में है। तो अब दोनों देशों में विवाद हो गया। तो अगर मामला ICJ की अधिकारिता में आता है और दोनों देशों की सहमति या अधिकार से मामला उसके सामने लाया जाता है, तो ICJ क्या करेगा कि दोनों देशों की दलील सुनेगा
दस्तावेज देखेगा और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी देखेगा कि कानून क्या कहती है इन मामलों में, और संबंधित संधियों को भी देखेगा। तो फिर कानून के आधार पर फैसला भी देगा। तो इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब अगला है, केवल संप्रभु देश ही इसमें शामिल इस मामला दायर कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि सॉवरेन स्टेट का यहाँ पे मतलब है, संप्रभु देश का यहाँ पे मतलब है कि ऐसा स्वतंत्र देश जिसकी अपनी सरकार और अपना अधिकार हो, जैसे कि भारत, फ्रांस, जापान, ब्राज़ील। तो ये सभी देश आईसीजे के सामने मामले ला सकते हैं, लेकिन आईसीजे की जुरिस्डिक्शन के नियमों के अनुसार। तो इस जुरिस्डिक्शन के नियमों के अनुसार ही ये सब इनके सामने मामला लेकर के आते हैं। तो कौन सीधे आईसीजे में मामला नहीं ला सकता है, ये भी सवाल आता है कि ये तो हम सुन लिए कि भारत, फ्रांस, जापान, ब्राज़ील ये सब लेकर आते हैं मामला, लेकिन कौन नहीं लेकर के आ सकता है? तो वह है एक सामान्य व्यक्ति, यानी कोई महिला या फिर कोई पुरुष सीधे आईसीजे में जाकर के अपना व्यक्तिगत मामला नहीं डाल सकता है। तो ठीक इसी तरह कोई निजी कंपनी, कोई सामान्य व्यक्ति या फिर कोई निजी संस्था आईसीजे के कंटिन्यूअस केस में सीधे पक्षकार नहीं बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए कि भारत और कोई और देश है जिनके बीच सीमा विवाद हो रही है, तो ये मामला आईसीजे में आ सकता है। तो यदि उसकी जुरिस्डिक्शन स्थापित हो तो ये मामला ले जाया जाता है आईसीजे में। लेकिन अगर भारत के किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जमीन को लेकर के झगड़ा है, तो वह व्यक्ति आईसीजे में जाकर के नहीं कह सकता है कि ये हमारा ज़मीन का विवाद सुलझाइए। तो ये बात वो वहाँ पे नहीं बोल सकता है, क्योंकि यह दो देशों का अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं है। तो ऐसे मामलों के लिए संबंधित देश की घरेलू अदालत होती है। ठीक। तीसरा पॉइंट, ट्रीटीज। यहाँ पे संधियों की बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको संधि बोल रहे थे, तो आई होप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ट्रीटीज का मतलब क्या होता है। संधि क्या है? तो जब दो या दो देश से अधिक देश किसी विषय पर आपस में एक आधिकारिक समझौता करते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संधि कहा जाता है। जैसे कि कोई भारत है और दूसरा कोई देश है, ये दोनों देश क्या करते हैं कि समझौता करते हैं कि दोनों देश एक निश्चित नदी के पानी का उपयोग आपसी सहमति से करेंगे। ये समझौता वो करते हैं आपस में। तो कुछ साल बाद दोनों देशों में विवाद हो गया, तो भारत कहता है कि संधि का मतलब ये है कि हमें नदी के पानी का इतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये दोनों तो आपस में समझौता पहले से ही कर चुके थे। तो भारत कहता है कि संधि का मतलब ये होता है। तो दूसरा देश है जो कि कहता है नहीं, संधि का मतलब कुछ और है। ठीक। तो अब समस्या ये है कि संधि में लिखी बात का सही कानूनी अर्थ क्या है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, एक देश तो कहता है कि संधि का मतलब ये है, भारत कह रहा है, लेकिन दूसरा देश कह रहा है नहीं, संधि का मतलब ये नहीं होता। तो अब जो ये स्थिति पैदा हुई है, तो इस स्थिति में यदि मामला आईसीजे की जुरिस्डिक्शन में अगर आता है, यानी अधिकार क्षेत्र में अगर ये मामला आता है आईसीजे के अधिकार क्षेत्र में, तो आईसीजे संधि की भाषा और अंतर्राष्ट्रीय कानून को देख करके उसकी कानूनी व्याख्या कर सकता है। ठीक। अब है अगला 4, अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़ी विवादों का निर्णय देता है। ये तो आपको पता है। अगला है कंपनसेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? तो क्षतिपूर्ति क्या होती है? इसका मतलब है कि किसी को हुए नुकसान की भरपाई करना। जैसे अगर किसी व्यक्ति की गलती से दूसरे व्यक्ति की चीज़ टूट जाए तो नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। तो ठीक इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विवाद में भी अगर किसी देश को दूसरे देश के ऐसे कार्य से नुकसान हुआ जिसके लिए वह देश अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो आईसीजे परिस्थितियों के अनुसार क्षतिपूर्ति या अन्य उचित राहत के बारे में निर्णय दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि भारत का ही एग्जांपल लेते हैं, भारत और कोई और देश है। ठीक, इन दोनों के बीच विवाद हुआ,
तो मामला की सुनवाई के बाद आईसीजे यह निर्धारित करता है कि देश ए यानी भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देश बी को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार है। तो अब देश बी को नुकसान हुआ है तो आईसीजे परिस्थितियों के अनुसार ये तय कर सकता है कि देश ए को देश बी को उचित क्षतिपूर्ति या अन्य राहत देनी चाहिए। यानी भारत को देश, ये है मान लेते हैं इंडिया, इसका ही तो हम एग्जांपल ले रहे थे, और ये है कोई दूसरा देश, ठीक है। तो ये इंडिया क्या करेगा, जो नुकसान हुआ है इसका नुकसान का भरपाई करेगा, इसको देगा, ठीक। ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। अगला है एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने पढ़ा कि आईसीजे देशों के बीच विवादों पर फैसला करता है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आईसीजे का एक दूसरा काम भी है, वो क्या है, कानूनी प्रश्नों पर सलाह देना। तो इसी को कहा जाता है एडवाइजरी ओपिनियन, यानी परामर्शात्मक राय। तो ये दिया जाता है, तो ये राय भी देती है, मामला सुलझाने के साथ साथ ये राय भी देती है। तो यहाँ तक हो गया पूरा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं तक ही आपको लिखना था। आंसर तो पॉइंट में लिखा गया है तो इसलिए छोटा आपको लग रहा है, लेकिन समझाने बैठते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब फंक्शन पावर के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम आपको बार बार आईसीजे बोल रहे हैं शॉर्ट में। तो आईसीजे का मतलब आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि आईसीजे का मतलब क्या है। तो वो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसी को हम शॉर्ट में आईसीजे कब से किए जा रहे हैं, ठीक। तो इसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हम बात कर रहे थे, ठीक। तो शॉर्ट में हम आपको आईसीजे बोलेंगे, तो यह बात आपको याद रखना है कि इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें भी ये बात थोड़ा आपको हेडिंग में ये दे देना है, लिख देना है, और उसके बाद इसमें को पूछा गया है फंक्शन और पावर के बारे में। तो इसका क्या कार्य होता है ये भी आपको जानना है। पहला पॉइंट दिया गया है कि देशों के बीच विवादों का समाधान करना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईसीजे क्या करता है कि ये देशों के बीच के जो मामलाएं होती हैं, जो विवाद होती है, उसको ये सुलझाता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करना, तो इसको हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि मान लीजिए कि किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम में लिखा है कि देशों को समुद्री क्षेत्र में दूसरे देशों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, ठीक। तो ये बात लिखा हुआ है, मान लेते हैं, मानना है बस आपको। तो अब क्या होगा कि अब दो देशों में विवाद हो गया, ठीक। विवाद हो जाता है कि इस नियम के अनुसार उनके अधिकार क्षेत्र तक है, कितने क्षेत्र तक है, इस नियम के अनुसार उनका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, ये बात वो पूछते हैं। तो दोनों देश नियम का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में आईसीजे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून, नियम और तथ्यों को देख करके उसकी कानूनी व्याख्या कर सकता है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल दिए थे कि भारत और एक और कोई देश, दूसरा देश है, जिसके बीच क्या होता है कि समुद्री जो था इलाका, उसको लेकर के विवाद हो रहा था कि ये कह रहा था कि नहीं ये मेरा है, ये कह रहा था कि नहीं ये मेरा है। तो इन मामलों में क्या हो रहा था कि आईसीजे तथ्य को, नियम को और अंतर्राष्ट्रीय कानून को देख करके व्याख्या करती है और ये मामला को सुलझाती है। ऐसी स्थिति में संधियों की व्याख्या, तो ट्रीटीज का मतलब तो हम आपको बता ही चुके हैं कि ट्रीटी का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल भी हम आपको दिए थे कि कोई देश ए है और कोई देश बी है, ठीक है। तो ये दोनों समझौता कर लेते हैं आपस में। तो दोनों देश एक नदी के पानी का उपयोग एक निश्चित तरीके से करेंगे, ये बात की समझौता ये आपस में करते हैं कि ये एक नदी है, इसका पानी का उपयोग ये भी करेगा और ये भी करेगा, ये दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं, ठीक। और संधि बनाया जाता है, लेकिन कुछ साल बाद या कुछ समय के बाद आपस में दोनों का विवाद हो जाता है। विवाद हो जाता है तो देश ए कहता है कि समझौता के अनुसार हमें नदी के पानी का 60% उपयोग करने का अधिकार है, ठीक। तो ये कहता है कि 60% हम नदी का पानी उपयोग करेंगे, ठीक। लेकिन देश बी कहता है कि नहीं, समझौता का मतलब 60% नहीं है। तो अब दोनों देशों में सवाल पैदा हुआ कि संधि में लिखी बात का सही कानूनी अर्थ क्या है। ये कहता है हम 60% करेंगे, ये कहता है नहीं, ट्रीटी में
60% का मतलब ये नहीं है। तो ये ऐसे स्थिति में आईसीजे क्या करता है कि आईसीजे की अधिकार क्षेत्र में अगर ये मामला अगर आता है तो आईसीजे संधि की भाषा संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो कानून उस टाइम में अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा, वो और परिस्थिति को देख करके व्याख्या करेगी और इस मामला का हल निकालेगी। अब हो गया, ये आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानूनी सलाह देना, एडवाइजरी ओपिनियन के बारे में अभी हम आपको तुरंत बताएं, ये क्या करता है कि सलाह भी देता है। आईसीजे का दूसरा काम होता है सलाह देना। विश्व में शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना भी आईसीजे का ही कार्य होता है। अब इनकी पावर कितनी है ये भी तो आपको जानना चाहिए कि इनकी शक्ति कितनी है। तो शक्ति में सबसे पहले दिया गया है पॉइंट कि देशों के बीच कानूनी मामलों की सुनवाई करने की शक्ति इनके पास होती है। इसका मतलब है कि आईसीजे को देशों के बीच कानूनी विवाद सुनने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि भारत है, भारत ठीक है, एक देश है जो कि भारत है, दूसरा देश है, इन दोनों के बीच समुद्री सीमा को लेकर के विवाद हुआ तो दोनों देश की अलग अलग दलील है। अगर मामला आईसीजे की जुरिस्डिक्शन में अगर आता होगा तो दोनों देशों की बात सुनी जाएगी, इनका डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, फिर कानून भी देखा जाएगा और मामलों की सुनवाई करी जाएगी। तो ये पावर इनके पास होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्णय देने की शक्ति भी है इनके पास। समझौता की व्याख्या भी करते हैं ये, और कंपनसेशन, एडवाइजरी ओपिनियन, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अगला है अपने निर्णय और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यायिक कार्रवाई संचालित करने की शक्ति भी इनके पास होती है। इसका कहने का मतलब है कि ये थोड़ा कठिन लगता है लेकिन आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। इसका मतलब है कि आईसीजे के पास अपने मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को नियमों के अनुसार चलाने का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जब कोई मामला आईसीजे में आता है, ठीक, आईसीजे में आता है तो उसे व्यवस्थित तरीके से चलाना होता है। जैसे कि मामला आया, ठीक है, अगर कोई मामला मान लेते हैं कि आता है तो दोनों पक्षों में बात रखी जाएगी, फिर इसकी डॉक्यूमेंट्स देखी जाएगी, फिर इस पे कानून भी देखा जाएगा, दलील भी देखा जाएगा, इनकी बात सुनी जाएगी और लास्ट में निर्णय लिया जाएगा। तो अब अगला सवाल है, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की रचना, क्षेत्राधिकार तथा भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये और ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आंसर क्या है। कंपोजिशन जो हम आपको पढ़ाए थे वो लिख लेना है, उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन में भी ये लिख देना है। और भूमिका में आपको लिखना है कि देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करता है, शांति और सुरक्षा बनाए रखने का इनका काम होता है, और देशों के बीच सहयोग और विश्वास भी बढ़ाता है, और संयुक्त राष्ट्र को कानूनी मामलों में मार्गदर्शन भी देता है। यानी एडवाइजरी ओपिनियन के बारे में हम आपको पढ़ाए थे, रूल ऑफ लॉ को बढ़ावा देता है। तो ये आपको रोल में लिखना है। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो हम लॉन्ग में पढ़ चुके हैं उसी चीज़ को यहाँ शॉर्ट में भी पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग तरीके से पूछा गया है बट आंसर वही चीज़ लिखना है आपको। तो एक्सप्लेन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि उनको बहुमत हासिल करना पड़ता है, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ये सब हम आपको बताए थे। ठीक, तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं क्या है इनका इलेक्शन प्रोसेस। तो ये सब आपको लिखना है पॉइंट वाइज, जो भी हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाए थे वो आपको याद रखना है। तो चुनाव करने वाली संस्था कौन सी थी? यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में हम आपको बताए थे कि इन दोनों में बहुमत हासिल करना होता है। अलग अलग मतदान होती है, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और जनरल असेंबली में दोनों में अलग अलग मतदान होता है और दोनों में बहुमत लाना होता है। अगला है बहुमत आवश्यक। तो ये बहुमत लाना होता है। कार्यकाल कितने साल का होता है? वो होता है 9 वर्ष का। पुनर्निर्वाचन होता है, यानी वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं, दोबारा भी इलेक्शन हो सकता है। राष्ट्रीयता का नियम, यानी 2 न्यायाधीश नहीं होते हैं, एक देश से सिर्फ एक ही न्यायाधीश आईसीजे में जाते हैं। योग्यता क्या होना चाहिए कि उनको
अंतर्राष्ट्रीय कानून का ज्ञान होना चाहिए उनके पास, वो उस पद के योग्य होना चाहिए। तो ये योग्यता होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आंसर आपको यही लिखना था आंसर। दूसरा क्वेश्चन पावर जुरिसडिक्शन पूछा गया है, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका भी आंसर देख लीजिए किस तरीके से लिखना है। जो लॉन्ग में बताया गया आपको एग्जाम्पल के साथ, वैसे ही इसमें भी लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल सक्सेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सक्सेस यहाँ पे देख लेना है कि इसमें क्या लिखना है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करता है। दो देशों के बीच समुद्री विवाद हो या संधियों से रिलेटेड जो भी विवाद होता है उस पर ये क्या करता है कि शांतिपूर्ण इसका समाधान निकालता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र को कानूनी सलाह भी देता है, एडवाइजरी ओपिनियन। ठीक है, और विश्व शांति को बढ़ावा देता है और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाता है। लिमिटेशन इसमें क्या होती है, इसमें कुछ सीमा भी होता है। जैसे आईसीजे केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करता है जिनमें संबंधित देश उसकी अधिकारिता स्वीकार करते हैं। यानी आईसीजे का एक क्या अधिकार क्षेत्र होता है, तो वो जब वो देश स्वीकार करते हैं उसके बाद ही ये उस मामलों में सुनवाई करता है, अन्यथा ये नहीं करते हैं उनकी सुनवाई। इसके निर्णय को लागू कराने की अपनी कोई पुलिस या सेना नहीं होती है। कुछ देश इसके निर्णयों का पालन करने में देरी करते हैं या पालन ही नहीं करते हैं, तो ये कुछ इनकी सीमा है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जितना भी क्वेश्चन था चैप्टर 2 में वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले क्लास में चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, और मे भी शायद आज ही हम पढ़ने वाले हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही पूरा कंप्लीट कराया जाए इसको। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना है।